what we started yesterday, we started calculation for enthalpy change by making energy cycle. कल हम एनर्जी साइकिल बेटा मेक कर रहे थे जी, आज लगा लें एसी लगा लें बेटा. Okay, so let us say if the given data is like this, enthalpy change of combustion of C2H4 is unknown, enthalpy change of formation of C2H4 is minus 530, enthalpy change of formation of CO2 is minus 394, and enthalpy change of formation of H2O is, let us say, minus 286. So beta, what we have to calculate enthalpy change of combustion is to calculate. This is what we have to calculate. Now, इस data में आप देखें, data is given and equation is not given. Just stop writing बेटा, सामने देखें, stop writing. देखिए data given है और equation नहीं है given. तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन हो. जब इक्वेशन नहीं गिवन हो तो आपने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है. एनर्जी साइकिल ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है. तो बेटा मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप इक्वेशन उस एनर्जी चेंज की कंस्ट्रक्ट करें जो डिफरेंट हो बाकियों से. मुझे बताएं 4 एनर्जी चेंजेस आपके सामने हैं, कौन सी एनर्जी चेंज डिफरेंट है बाकियों से? देखिए फर्स्ट वाली जो एनर्जी चेंज है वो क्या है? कंबस्शन है. लेकिन बाकी 3 फॉर्मेशन एनर्जीज. तो कौन सी एनर्जी चेंज डिफरेंट है बाकियों से? कंबस्शन वाली डिफरेंट है. तो आप इस जो डिफरेंट है उसकी इक्वेशन बना लें. अब एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4 का मतलब ये है कि 1 मोल C2H4 को बर्न करें. कंबस्शन इक्वेशन बेटा कैसे बनती? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. हाँ, जब भी कंबस्शन इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्ट करनी है तो 1 मोल कंपाउंड को बर्न करें ऑक्सीजन में और फिर देखें कार्बन की कंबस्शन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और ये हैबिट रखें, 2 कार्बन है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 4 हाइड्रोजन है तो कितने मोल वाटर बनेगा? 2 मोल वाटर बनेगा. ये कंबस्शन इक्वेशन है, इसकी एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है. हाँ, अब इसको बैलेंस कर लें बेटा. 4 and 2 6 ऑक्सीजन है, जस्ट प्लेस 3 हियर टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ठीक है, तो इक्वेशन किसकी बनानी है बेटा आपने? जो एनर्जी चेंज डिफरेंट हो बाकियों से उसकी इक्वेशन बना ले. ठीक हो गया? अच्छा, अब बाकी डेटा देखो किसका है? फॉर्मेशन का है. तो जब आपने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेटा यूज करना है तो आपको क्या लेना चाहिए बेटा? एलिमेंट्स लेने चाहिए. एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट लेने चाहिए. अब डिसाइड करो बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं. कार्बन इन्वॉल्व है तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है, बैलेंस करने के लिए 2 ले लें. फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा इन्वॉल्व है बेटा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट डायटोमिक है और गैस है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें. और फिर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लेस कर दें. ये हमने एलिमेंट्स क्यों लिए? क्यों एलिमेंट्स लिए बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ना वो फॉर्मेशन डेटा है. और फॉर्मेशन किसको कहते हैं? कि जब एलिमेंट से कोई कंपाउंड बने. तो देखो मुझे एरो किस तरह ड्रॉ करना चाहिए? एरो का हेड किस तरफ होना चाहिए? हाँ, एरो का हेड ऊपर की तरफ होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अब इस एरो पे पता लग रहा है कि एलिमेंट से ये कंपाउंड बन रहा है. तो ये C2H4 जब फॉर्म होगा अपने एलिमेंट से तो कितनी एनर्जी चेंज होगी? minus 530. ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 एडजस्ट हो गई है. दूसरा एरो कहां ड्रॉ करना है? दूसरा एरो इस तरह से ड्रॉ करना. ठीक है, अब ये इस दूसरे एरो पे क्या क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? 2 मोल CO2 के फॉर्म हो रहे हैं और 2 मोल वाटर के फॉर्म हो रहे हैं. तो कैन आई राइट 2 into minus 394 plus 2 into minus 286 बेटा, राइट? तो दिस इज एनर्जी साइकिल. दिस इज एनर्जी साइकिल. अब इस एनर्जी साइकिल में बेटा बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है?
ये 3 वेक्टर्स हैं लाइक दिस। सामने देखें बेटा, मुझे बताएं अगर 3 वेक्टर्स हों इस तरह से, तो इसमें विच वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर? कल भी बेटा मैंने बात की थी, रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जिसका हेड हेड और टेल टेल कनेक्ट हो रहे हो, तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर पे जो एनर्जी चेंज है वो कंपोनेंट वेक्टर्स के एनर्जी के सम के इक्वल होगी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर था 2 × -394। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बाकी वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर पे जो एनर्जी चेंज है उसको इक्वेट कर दें बाकी वेक्टर्स की एनर्जी चेंजेस के। दूसरे जो वेक्टर्स हैं उस पर -530 प्लस x है। ठीक है, तो अब x कैलकुलेट कर लें इस तरह से, सिंपल अलजेब्रा। राइट बेटा, चले अब लिखें। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज जस्ट राइट। हाँ एलिमेंट है और O2 में कोई चेंज नहीं आया ना, फॉर्मेशन तो कंपाउंड की होती है ना, फॉर्मेशन एलिमेंट की नहीं होती। O2 में कोई चेंज नहीं आया ना, तो जब O2 इधर भी इसी तरह है उधर भी O2 है, तो जब चेंज नहीं आया तो एनर्जी चेंज भी नहीं होगा। जब कोई कंपाउंड बनेगा तब एनर्जी चेंज होगा ना, तो O2 तो O2 ही रहा, तो O2 के रिलेटेड कोई एनर्जी चेंज नहीं आया, ये मैं कह रहा हूँ। वो मैं आगे चल के जब आप लोगों की ग्रिप होगी, जब आपकी ग्रिप होगी फिर मैं आई विल प्ले विद द डेटा। जी एक्स बेटा ये जो मेन रिएक्शन था उसकी एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट कर, एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा, और किसकी एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रिएक्शन की। और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था? ये था एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन था। तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन को। किसकी कंबस्शन को? C2H4 की। बाकी चूंकि सारा डेटा फॉर्मेशन डेटा था वो एडजस्ट हो गया और ये कंबस्शन निकल आए। जी हाँ, कल हम इधर कंबस्शन की एक रिएक्शन है, प्रिसाइसली लिखें तो ये कंबस्शन होगा, जनरली लिखें तो ये रिएक्शन होगा। भी लिख सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन है, तो ये कंबस्शन रिएक्शन। अब बेटा कल मैंने फॉर्मूला मेथड भी पढ़ाया था, C2H4 + 3O2 दिस गोज टू 2CO2 + 2H2O। और अब देखिए हम फॉर्मूला मेथड की तरफ आ गए। फॉर्मूला मेथड चलें आप लिख लें जल्दी से, देन तो फिर मैं बात करता हूँ फॉर्मूला मेथड की, बल्कि एक दफा देख लें फॉर्मूला मेथड, उसके बाद फिर लिखें एक ही बार में। बेटा फॉर्मूला मेथड में मैंने क्या बताया था? बेटा देखिए सामने फॉर्मूला मेथड में क्या बताया था कि जो इंथैल्पी, ये तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये एरो पे जो एनर्जी चेंज है वो कंबस्शन ऐसे कैलकुलेट करना। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितनी है बेटा? 2 × -286 ऐसा है। इंटू 2 क्यों किया है? 2 मोल्स हैं, फिर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दिस इज 2 × -394। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? बेटा उसके बाद ऑक्सीजन, तो कल क्या बताया था कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स के लिए 0 होगी। O2 की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन 0 है क्योंकि ये एलिमेंट है, फॉर्मेशन कंपाउंड्स की होती है एलिमेंट्स की नहीं। और ये C2H4 की कितनी है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? -530। और क्या फॉर्मूला बेटा डिस्कस किया था कल हमने? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स के। जब आपने फॉर्मेशन डेटा इधर प्लग किया है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करें, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो कि कंबस्शन रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट्स बेटा क्या है? 2 × -394 + 2 × -286 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स में -530। तो देखें ऊपर जो इक्वेशन है उसी तरह की इक्वेशन डेवलप हुई। आपको एनर्जी साइकिल से भी आना चाहिए, फॉर्मूला मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, अब आप नोट कर लें, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं फिर। कंबशन ऑफ CS2 liquid is -710, enthalpy change of formation of CO2 gas, this is -394. Enthalpy change of formation of SO2 is -413. Enthalpy change of formation
of CS2 is unknown. अब देखो इक्वेशन नहीं गिवन, आप एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करें, एनर्जी साइकिल बेटा कंस्ट्रक्ट करें जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद फॉर्मूला मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले आप एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट कर लें, उससे सॉल्व करें, फिर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें। चले बेटा डू इट। बेटा इस तरह से मूव किया है, इसमें जो डिफरेंट एनर्जी चेंज है that is enthalpy change of combustion which is different from enthalpy change of formation। तो आपको स्टार्ट यहां से लेना चाहिए था, enthalpy change of combustion की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें with O2, combustion happens with oxygen, so कार्बन की combustion से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और सल्फर की combustion से सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर बैलेंस करें इक्वेशन को, तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और इस कंबस्शन की एनर्जी चेंज इज -710, तो वो प्लेस कर दें। और चूंकि फिर मेजॉरिटी डेटा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का डेटा है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के डेटा के लिए आपको एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स लेने चाहिए। तो ये एलिमेंट्स हैं इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स। उसके बाद बेटा 2 एरोज प्लेस करें, 1 arrow goes like this, the other arrow goes like this। ये arrow on the left पे है enthalpy change of formation किसकी, CS2 की, जो कि हमने कैलकुलेट करना है, ये X है। लेफ्ट वाले एरो पे अननोन एनर्जी चेंज है, हमने कैलकुलेट करनी है। राइट वाले एरो पे वी हैव -394 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 into -413 फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अब रिजल्टेंट वेक्टर बेटा इसमें से चेक करें, विच वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, तो दिस वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर। जरूरी नहीं बेटा, आप क्रॉस चेक किया करें, एरोस को एक दफा देख लिया करें, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये वाला, अगर अपवर्ड एरोस हैं फिर ये होगा, लेकिन अभी मैं आगे चल के ऐसी एनर्जी चेंज बताऊंगा जिसमें एरोस नीचे आएंगे। अच्छा, अब बेटा कैसे आप लोगों ने किया, -394 plus 2 into -413 and that happens to be x -710। अब थोड़ा सा बेटा एक और एस्पेक्ट देखें एनर्जी साइकिल का, ये रिजल्टेंट वेक्टर मैं क्यों लेता हूं ऐसे जी बेटा, स्टॉप राइटिंग देखें सामने, स्टॉप राइटिंग बेटा, ये एस्पेक्ट भी देखें। देखिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, इस बॉक्स से स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, बॉक्स से स्टार्ट करूं और यहां इन प्रोडक्ट्स तक पहुंचूं, तो ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, यानी हम यहां से स्टार्ट लिया और इधर हम पहुंचे, यहां पहुंचे, ठीक है। तो ये एक स्टेप है कि नहीं बेटा, एक स्टेप है कि नहीं, यहां से अगर स्टार्ट लिया और यहां हम पहुंचे तो कितने स्टेप्स हैं, एक स्टेप है ना, एक एरो है, राइट। लेकिन अल्टरनेटिवली मैं यहां से स्टार्ट लेके और उसी जगह पे पहुंचू, ये यहां से स्टार्ट लेके मैं यूं इस तरफ आऊं, वही प्रोडक्ट जो एक स्टेप में बन रहा था, वही प्रोडक्ट अब कितने स्टेप्स में बन रहा है, 2 स्टेप्स में बन रहा। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नेम था हेस, क्या नेम था, हेस उनका नेम था। उन्होंने लॉ प्रपोज किया, हेसेस लॉ, उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ का नेम क्या था, हेसेस लॉ। हेसेस लॉ ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो और वही वाला रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो, तो टोटल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल। यानी आप यहां से रिएक्शन से आपने स्टार्ट, यहां से एलिमेंट से स्टार्ट करके इधर तक पहुंचे एक स्टेप में, और अल्टरनेटिवली दूसरे पाथ पे कितने स्टेप्स थे बेटा, 2 स्टेप्स थे, तो 2 स्टेप्स की एनर्जी चेंज इक्वल होगी इस एक स्टेप की एनर्जी चेंज के, ये है हेसेस लॉ। तो ये इस वजह से मैं रिजल्टेंट वेक्टर ले रहा था, रिजल्टेंट वेक्टर असल में एक स्टेप आपको बता देता, और जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं वो अल्टरनेट पाथ बता रहे होते हैं। तो ये हेसेस का आइडिया था, जिसकी वजह से ये इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन हम क्यों बना रहे हैं बेटा, ये हेसेस लॉ की वजह से बना रहे हैं। और हेसेस लॉ ये था कि एनर्जी चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करती बेटा, किस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे ये पाथ अलग था, एक स्टेप था, और ये वाला पाथ अलग था, ठीक है। तो चूंकि इनिशियल
जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया वो स्टेट सेम थी, तो टोटल एंथैल्पी चेंज फिर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। हेसिस लॉ की स्टेटमेंट मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी बस आपको आइडिया देना था। एनी क्वेश्चन? फिर बेटा फॉर्मूला मेथड में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी बेटा? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो बेटा इस सिचुएशन में देखें कि हमें वंस अगेन अगर फॉर्मूला मेथड से करना पड़े तो दिस इज CS2। फॉर्मूला मेथड से करना पड़े तो बेटा दिस इज CS2 plus 3O2 and this goes to CO2 plus 2SO2, right? तो कौन सी एनर्जी चेंजेस गिवन थी बेटा? 2 into SO2 की कितनी थी? -413। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी एनर्जी चेंज थी? -394। एलिमेंट की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। CS2 की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन X थी, ऐसा है बेटा। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन CS2 की क्या थी? X थी। और ये जो कंबस्शन थी ये कितनी थी? -710। तो अब जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है बेटा? -710 है। और प्रोडक्ट्स में क्या है? -394 प्लस 2 इंटू -413, ये प्रोडक्ट्स हैं बेटा। माइनस रिएक्टेंट क्या है? X है। तो इस X को आपने सॉल्व करना है, दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे। समझ आए बेटा? क्लियर हो गया? जी बेटा, मैं वीकेंड पे जरा नोट्स को एडजस्ट करना है थोड़े चैप्टर के, तो मैं एडजस्ट करके वीकेंड पे भेज दूँ। सॉरी, किस जगह R लिखा हुआ है? ये वाला, ये इन जनरल है बेटा। इन जनरल है कि अगर फॉर्मेशन डेटा आप यूज कर रहे हैं तो फिर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, यानी इस एरो की जो एनर्जी चेंज होगी ना वो यहां आएगी। ठीक है, ये रिएक्शन कंबशन भी हो सकता है। जी बेटा, बातें नहीं करें प्लीज। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूं बेटा, आप लोग लिख रहे हो? अब मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूं बेटा। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, चले बेटा प्लीज फोकस है। अगर के ये सिचुएशन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 and it goes to CH3OH, मेथनॉल बेटा फॉर्म हुआ है इस केस में। अब ये एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये इक्वेशन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट नहीं, और ये एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन भी नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन नहीं है। तो फिर ये रिएक्शन कौन सा हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और बेटा डेटा, अगर गिवन डेटा इस तरह से है बेटा, इस केस में जो डेटा है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन डेटा है। पिछले क्वेश्चन में जो मेजॉरिटी डेटा था वो किसका डेटा था? फॉर्मेशन का डेटा था। अब इस क्वेश्चन में मेजॉरिटी डेटा किसका है? कंबस्शन का डेटा है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन आपको मेमोराइज नहीं करनी, गिवन होंगी ये एनर्जी चेंजेस की वैल्यूज। ओके, अब अगर बोलें कि एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करें तो हमें कैसे एनर्जी साइकिल कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए? हमें एनर्जी साइकिल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए? बेटा लिखना छोड़ें और देखें सामने, ये पॉइंट क्लियर करें अपना, फिर उसके बाद लिखें। ऐसी एनर्जी साइकिल जिसमें ये डेटा एडजस्ट हो जाए। ये अब एक क्रिएटिव वर्क है, आप कीजिए या सजेस्ट करें। मैं एनर्जी साइकिल कैसे ड्रॉ करूं? जी बेटा, एनर्जी साइकिल में कैसे ड्रॉ करूं?
अच्छा, यस बेटा, ये जो डेटा है कंबस्शन डेटा है। कंबस्शन का क्या मतलब है? बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को आप बर्न करें तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 बनेगा। तो CO2 मैं कहां लिखूं? ऑब्वियसली मैंने यहां CO2 लिखना। और फिर मुझे एरो किस तरह बनाना चाहिए? एरो की डायरेक्शन मुझे यूं रखनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? अब ये एरो क्या बता रहा है? एरो ये बता रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब कंबस्शन हुई तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। इसी तरह अगर हाइड्रोजन की कंबस्शन हो तो क्या बनेगा? H2O। तो H2O भी मैं यहां लिख लूंगा। आपकी मर्जी, आप नया एरो बनाते हैं तो भी ठीक है, और अगर ये न्यू एरो नहीं बनाते, इसी एरो से काम चलाते हैं तो भी ठीक है। तो अब इस एरो पे जो पर्पल कलर का एरो है, इस पे किस किस की कंबस्शन हो रही है? 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्शन हुई तो मैंने -110 लिखा, और 2 मोल हाइड्रोजन की कंबस्शन हुई, और 1 मोल हाइड्रोजन की कंबस्शन -286 है। तो हाउ आई नीड टू राइट 2 into -286? डज इट मेक सेंस? अच्छा, आप बताएं, अब ये कंप्लीट नहीं है, अगला एरो कैसे होना चाहिए? अगला एरो कैसे होना चाहिए? और डेटा को देखें बेटा, टेबल में देखें ये क्या लिखा हुआ। मेथनॉल की कंबस्शन -690 है। अगर आप मेथनॉल को बर्न करें तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ आप लोगों ने, बस सिर्फ आपने एरो लगाना। तो इस एरो पे किसकी कंबस्शन आ रही है? मेथनॉल की, जो कि -690 है। अच्छा, अगली बात ये ध्यान में रखें कि हमने यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं लिखा ना, ये O2 हमने नहीं लिखा। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग ना करें। फिर करना चाहते हैं तो फिर इधर O2 लिखें, फिर ऑक्सीजन की, अगर करना चाहते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग तो फिर O2 लिखना होगा और फिर बैलेंसिंग करनी होगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम बढ़ा देंगे। तो जस्ट जाने दें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के अलावा बाकी एटम्स की बैलेंसिंग कर लें। बाकी एटम्स में क्या है बेटा? हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो इधर 2 लगा दें। कार्बन 1 है, कार्बन ऑलरेडी 1 है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग छोड़ दें, बस अंडरस्टूड है कि एक्सेस ऑक्सीजन थी। समझ आई? एनर्जी साइकिल कंप्लीट हुई। आप बताएं इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? ये 3 वेक्टर्स हैं। जी बेटा बताएं कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जिसका हेड हेड और टेल टेल कनेक्ट हो रही है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। नहीं, हेड हेड और टेल टेल। तो बाकी वेक्टर्स कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। तो हेसेस लॉ क्या था कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ये एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा अल्टरनेट पाथ पे 2 स्टेप्स हैं, तो टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम। तो मैं ऐसे लिखूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर की जो एनर्जी चेंज है उसको मैं इक्वेट कर दूंगा बाकी वेक्टर्स की एनर्जी चेंजेस के। ठीक हो गया बेटा? अब ये लिख लें, अब लिख लें, और इन द मीन वाइल कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। हाँ यस, डेटा क्या गिवन है, सबसे पहले ये देखना है कि गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा के मुताबिक एनर्जी साइकिल बनेगी। ठीक है जी। तो हम ऊपर लिख सकते हैं, इस एरो पे लिखेंगे ना। ऊपर तो कंबस्शन नहीं है ना, ये नीचे वाले एरोस पे कंबस्शन हो रही है, तो फिर आप ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, फिर एक लंबा चक्कर हो जाएगा ना। तो वाई टू वेस्ट टाइम, इस बैलेंसिंग में क्यों पढ़ना चाहते हैं? बस जाने दें ऑक्सीजन को। एनर्जी साइकिल तो बन गई है ना, अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन में ही कंबस्शन हुई होगी। तो अपना काम इजी करें। अगर आप O2 लिखेंगे फिर उसकी बैलेंसिंग भी करनी होगी, तो उसको छोड़ के बस स्ट्रेट सिंबल, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। ये तो कुछ क्वेश्चन में देते हैं स्ट्रेट सिंबल, कुछ में नहीं देते। दें तो लिख लें, नहीं दें तो छोड़ दें। एलिमेंट्स तब लेते थे बेटा जब फॉर्मेशन डेटा होता था। क्या अब मैं एलिमेंट्स ले लूं तो फॉर्मेशन एनर्जी में कहां से लाऊंगा? टेबल में कौन सी एनर्जीज हैं? तो कंबस्शन के लिए तो एलिमेंट्स की तो शर्त नहीं है ना। फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट्स होने चाहिए, फॉर्मेशन डेटा नहीं गिवन ना, तो इसलिए मुझे नहीं लिखने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, एनी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है?
हाँ, कंबशन प्रोडक्ट्स लिख दें इक्वेशन के नीचे, अगर कंबशन डेटा हो, और एरोस नीचे की तरफ ले आए अगर कंबशन डेटा हो। अगर फॉर्मेशन डेटा हो तो एलिमेंट्स लिखें और एरो ऊपर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं फॉर्मूला मेथड इस पे अप्लाई कर रहा हूं। देखें बेटा गौर से, फॉर्मूला मेथड से अगर इसको सॉल्व करना हो तो अब मेथनॉल की कंबशन एनर्जी है -690। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, और कंबशन एनर्जी मेथनॉल की कितनी है, -690 है। हाइड्रोजन की कंबशन कितनी है, -286, तो आई एम टेकिंग 2 into -286। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन -110 है। अब ये सारा डेटा किसका है बेटा, कंबशन डेटा है। लिखना छोड़े बेटा, इधर देखें, ये कौन सा डेटा है बेटा, कंबशन डेटा है। अगर आपने इक्वेशन के नीचे कंबशन डेटा लिखा हुआ है तो फिर फॉर्मूला होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। क्या फॉर्मूला होगा, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। अब बताओ कि ये फ्लिप क्यों हो गया, पहले पिछला फॉर्मूला तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, अब ये फॉर्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया, आप लोगों ने आपने चेंज क्यों किया। इस डायग्राम को देख के बताएं, ऊपर डायग्राम को देख के बताएं कि फॉर्मूला स्विच क्यों किया। एरोस की डायरेक्शन अब किस तरफ है, डाउनवर्ड है। पहले फॉर्मेशन डेटा में एरोस की डायरेक्शन किस तरफ थी, अपवर्ड थी, और अब एरोस की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो जो एरोस की डायरेक्शन की वजह से ये फॉर्मूला फ्लिप हो रहा है। अब ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अगर आप कंबशन डेटा प्लेस कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर फॉर्मेशन डेटा प्लेस कर रहे हैं तो वो पिछला फॉर्मूला होगा, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है बेटा। कंबशन डेटा अगर प्लेस कर रहे हैं तो फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। तो रिएक्टेंट्स आपके पास क्या है, -110 +2 into -286, और माइनस प्रोडक्ट आपके पास -690 है। बस इस दोनों से आंसर बेटा सेम आएगा। एनर्जी साइकिल से करें या इस फॉर्मूला से करें, आंसर सेम होगा, और यूनिट होगी किलो जॉल पर मोल, यूनिट होगी किलो जॉल पर मोल। ये कर ले तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। दिस इज कार्बन प्लस हाइड्रोजन and it goes to C2H4. This is enthalpy change of formation, जो कि असल में कैलकुलेट करनी है, और जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा is enthalpy change of combustion. Enthalpy change of combustion is the given data, और गिवन डेटा में कार्बन की कंबशन इज -394, हाइड्रोजन की कंबशन इज -286, और इथीन की कंबशन इज -740। तो बेटा आपने एनर्जी साइकिल से भी करना है इसे, और फॉर्मूला मेथड से भी करना है, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल, आपको एग्जाम में बोलेंगे कंस्ट्रक्ट सुटेबल एनर्जी साइकिल, एनर्जी साइकिल। जी बेटा एक मिनट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। कंस्ट्रक्ट एनर्जी साइकिल बेटा फॉर दिस क्वेश्चन, और फिर फॉर्मूला मेथड से भी इसको सॉल्व करें। जी बेटा एमसीक्यूज में फॉर्मूला मेथड इसीलिए करवा रहा हूँ कि एमसीक्यूज में फिर आप फॉर्मूला से जल्दी से कर लोगे, और साइकिल इसलिए करवा रहा हूँ कि थ्योरी में कहते हैं कि एनर्जी साइकिल ड्रॉ करें। दिस इज C2H4, दिस इज C2H4। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करें बेटा।